हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो हम कंप्लीट नहीं कर पाए थे कुछ इशू के कारण। अब उसको कंटिन्यू करते हैं और यदि आपका कोई भी डाउट हो क्वेश्चंस को लेके तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चे में विकास किस क्रम में होता है? तो आपको क्रम की अवस्थाएं देख के समझ आ गया होगा कि ये प्याजे के अनुसार दिया हुआ है। तो प्याजे के अनुसार सबसे पहले कौन सी अवस्था है? तो सबसे पहले उसने दिए सेंसरी मोटर, फिर प्री ऑपरेशनल, फिर थर्ड कौन सी है? कॉन्क्रीट, और फिर एब्स्ट्रैक्ट। या आप बोल सकते हैं संवेदी पेशी अवस्था, फिर पूर्व संज्ञात्मक अवस्था, फिर मूर्त संज्ञात्मक अवस्था, फिर अमूर्त संज्ञात्मक अवस्था। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, सेकंड है अध्यापक के पक्ष पर असफलता, योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, अध्ययन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। तो आप या कभी आपको दिया हो भाषा, विभिन्न भाषाओं को या विभिन्नताओं को कभी भी अपन को बाधा के रूप में नहीं देखना है, हमेशा संसाधन के रूप में देखना है। तो पहला ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। फिर दूसरा दिया है अध्यापक के पक्ष में असफलता, ये भी गलत हो गया। थर्ड है योग्यता आधारित समूह बनाने का, तो विद्यार्थी को हमें कहीं भी योग्यता के आधार पर अलग थलग नहीं करना है, तो ये भी गलत हो गया। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना में महत्वपूर्ण है, तो विभिन्नताएं क्या है? तो अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए क्या होगी? हमारे लिए महत्वपूर्ण होगी। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, एक समावेशी कक्षा में खालिस्तान पर जोर होना चाहिए। प्रदर्शन उन अभिमुखी लक्ष्यों पर, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल। सेकंड है अविभेदी समरूपी निर्देशकों। थर्ड है सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों को अलगाव। चौथा है हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने। तो समावेशी शिक्षा में हम किसी भी विद्यार्थी को ना ही अलग थलग कर सकते हैं, ना सामाजिक आधार पर उनको बांट सकते हैं, और ना ही किसी भी तरह से उनमें अलगाव कर सकते हैं। तो आपका इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? चौथा। बच्चे के सामर्थ्य को हम वहां क्या करने की कोशिश करते हैं? अधिकतम करने की कोशिश करते हैं कि बच्चा उस माहौल में के सामर्थ्य को अधिकतम अवसर प्रदान करने की कोशिश करें कि बच्चा उस माहौल में अपने अनुसार क्या बेस्ट कर सकता है। नेक्स्ट है अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरत को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? तो आप इस पे ध्यान देंगे, क्या नहीं करना चाहिए। नहीं वाले क्वेश्चन को आप 2 बार पढ़िए ताकि आपको छूट ना जाए। क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है दृश्य श्रव्य सामग्री का इस्तेमाल करें। सेकंड, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागम का इस्तेमाल करना। व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, शिक्षा छात्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग करना। तो शिक्षण की कठिनाइयों को दूर करने के लिए आपको, अगर बच्चों को नहीं समझ आ रहा है, तो दृश्य श्रव्य सामग्री का इस्तेमाल करना है, ये तो सही है।
और आपको संरचनात्मक शिक्षा शास्त्र के उपागमों का इस्तेमाल करना है, ये भी सही है। तीसरा है व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना है, इंडिविजुअल एजुकेशनल प्लानिंग करना सभी के लिए, ये भी सही है, ताकि प्रत्येक बच्चों का अपना एक अपने पास पोर्टफोलियो या ब्यौरा हो कि बच्चा कैसे पढ़ रहा है, ये भी सही है। चौथा ऑप्शन है शिक्षा शास्त्र का आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग करना, तो ये गलत होगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन क्या होगा? फोर्थ, क्योंकि इसमें नहीं पूछा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? तो पहला है कम परिज्ञानता या बोधगम्यता, दूसरा है अपसारी चिंतन, अति सक्रियता, असतर्कता। तो सृजनात्मक किससे रिलेटेड है? डाइवर्जेंट थिंकिंग से रिलेटेड है, मतलब अपसारी चिंतन से। अपसारी का मतलब आप कैसे जानेंगे? सृजनात्मकता अपसारी मतलब दो होता है, एक तो अभिसारी और एक अपसारी चिंतन। तो अभिसारी चिंतन का मतलब क्या है, आप उससे अनुमान लगा सकते हैं। अभिसारी मतलब अभी जो इंफॉर्मेशन है उससे, और अपसारी मतलब जिसके लिए अपन को क्या चाहिए? क्रिएटिविटी हो चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको अपन को कलेक्ट करना पड़ेगा, कलेक्शन करना पड़ेगा। आप इससे ध्यान लगा सकते हैं। जैसे अभिसारी चिंतन में क्या आ जाएगा कि आपके पास जो जो इंफॉर्मेशन है उससे आप तर्क निकाल सकें, और अपसारी चिंतन में क्या करना पड़ेगा? आपको चिंतन करना पड़ेगा, उसके बारे में सोचना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, और उस वो किससे रिलेटेड हो जाएगा? सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी या अपसारी चिंतन से। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट है विविध पृष्ठभूमियों की अधिकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को, ऑप्शन है विविध संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए, विविध विन्यासों के उदाहरण लेने चाहिए, सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करें। विविध पृष्ठभूमि के अधिगमकर्ता को संबोधित करने के लिए, तो आप उसके लिए विविध संबंधी मुद्दों को बात टालनी, किसी भी बात को टालना, ये तो गलत बात है। विविध विन्यासों के उदाहरण लेने चाहिए। फिर भी अपन नेक्स्ट दोनों ऑप्शन को भी देखेंगे। सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए, ये भी गलत होगा। स्टैंडर्डाइज आकलन करना सही नहीं माना जाता है। ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्धता, ये भी गलत है। नकारात्मक भावना बच्चों में विकसित नहीं करनी है अपन को उसको पॉजिटिविटी लानी है, तो ये भी गलत हो गया। विविध पृष्ठभूमि के अधिगमकर्ताओं के लिए यदि आप विधि एग्जाम्पल लेंगे, अलग अलग एग्जाम्पल लेंगे, तो बच्चा अच्छा सीख पाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समस्या समाधान। समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, पहला समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, समरूपों का इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, या विद्यार्थियों के डर की भावना पैदा कर। तो समस्या समाधान करना है तो डर की भावना पैदा करके ये तो नहीं किया जा सकता, ये तो गलत ही हो गया।
अब लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन कर कर बच्चा उस चीज को याद कर लेगा, या उसको अगर प्रैक्टिस हो जाएगी तो उसमें समस्या समाधान करने वाली तो कोई बात ही नहीं हुई, तो ये भी गलत। अब समस्या के हल हेतु अटल प्रक्रिया का इस्तेमाल करना, फिक्स्ड प्रोसेस करना कि पता है कि बच्चे को ऐसा ही करना है, तो इसमें भी बच्चा कोई समस्या समाधान करना नहीं सीखेगा। यदि आप उसको इनकरेज करेंगे कि विभिन्न प्रकार की एनालॉजीज समरूपों का इस्तेमाल कर कर करें, या आप थर्ड ऑप्शन देखिए, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर समान प्रकार की उसको समस्याएं देंगे, आप वो उसमें करेगा, विभिन्न प्रकार की समस्याएं देंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा, इससे उसकी समस्या समाधान की क्षमताओं में बढ़ोतरी होगी या सुधार होगा। नाइनटीन नंबर का क्वेश्चन है, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? बच्चे को दंड देकर। अब देखिए, बच्चे को दंड देना तो गलत ही है, एनसीएफ कहीं भी नहीं कहता कि बच्चे को दंड दिया जाए। प्रवृत्ता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर हो सकता है। नेक्स्ट भी पढ़ते हैं अपन। बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, तो बच्चों को कोई आसान क्रियाकलाप देने से उनमें कोई प्रेरणा नहीं जागृत होगी। यंत्रवत याद करवा के, तो याद करना रोट लर्निंग तो एनसीएफ इसके खिलाफ है, तो रोट लर्निंग अपन को करना नहीं है, किसी भी चीज को मेमोराइज कराना नहीं है, तो सबसे सही ऑप्शन क्या होगा? सेकंड ऑप्शन, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। मतलब आप बच्चों के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित करेंगे और बच्चा उसको करेगा, तो उसमें उसको सफलता पाने पर उसको क्या होगी? अभिप्रेरणा जागृत होगी। तो फोकसिंग ऑन मैस्ट्री ओरिएंटेड गोल। नेक्स्ट है शर्मिंदगी। तो ऑप्शन है का ज्ञान संज्ञान से कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन बी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। थर्ड ऑप्शन है बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। फोर्थ ऑप्शन है के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए। तो आप ये जानते हैं कि शर्मिंदगी से अधिगम पर हमेशा नकारात्मक व्यवहार पड़ेगा, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? पहला ऑप्शन है विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना। मैंने आपको पहले भी बताया कि याद करना किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए वो याद करना एनसीएफ में गलत बताया गया, तो ये ऑप्शन तो आपका वैसे ही गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन है संकल्पनाओं के बीच संबंध को खोजना, बिना विश्लेषण के अवलोकन करना। बिना विश्लेषण के अवलोकन कैसे हो सकता है? कोई भी आपको समस्या दी है तो सबसे पहले आप उसका विश्लेषण करेंगे कि कारण कहाँ है, तो ये भी गलत है। अनुकरण और नकल दोहराना, इससे भी अध्यापन अधिगम प्रभावशाली नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड क्या है? सही आंसर है। नेक्स्ट है एक अध्यापिका को दिए गए किसी क्रियाकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि
उसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है। ये गलत हो गया, दंड देना तो है ही नहीं। जहां दंड देना लिखा है वहां आप तुरंत ही उसको नेगेटिव सेंस में मानेंगे। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। इसके आधार पर वह ज्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरों से अलग करना। मैंने अभी पहले भी बताया कि छात्रों को छात्रों से अलग करना, ये ऑप्शन भी आ जाए तो हमेशा गलत है। क्यों? क्योंकि कहीं भी अपन को छात्रों को अलग थलग नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है कि छात्र एक दूसरे से भी बहुत कुछ सीखते हैं, इसलिए ये भी नेगेटिव सेंस में चला गया। चौथा है अधिगम केवल त्रुटियों का संशोधन पर निर्भर करता है, तो ये भी आपका गलत हो गया। तो आप क्या कर, आपका आंसर नंबर सेकंड, त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया को अर्थपूर्ण बनाती है। आपको पता चलेगा कि बच्चा कहाँ गलती कर रहा है और आप उसमें कैसे सुधार करें, और ताकि वह प्रक्रिया अर्थपूर्ण हो। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट है बच्चों को सिखाने में कठिनाई होती है जब, पहला ऑप्शन है सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। दूसरा ऑप्शन है वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो। थर्ड है अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो। फोर्थ ऑप्शन है विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया जाए। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है, कब होती है? यदि सूचनाओं को अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत कर दी जाए तो बच्चा समझ ही नहीं पाएगा कि ये अलग अलग सूचना है। यदि आपको एक फॉर्म में नहीं होगी, एक संगठित नहीं होगी, तो आप कैसे समझ पाएंगे कि ये सूचना इसके लिए यूजफुल है या ये इंफॉर्मेशन अलग अलग है? तो आप इसको समझ नहीं पाएंगे कि ये इंफॉर्मेशन इस चीज के लिए यूजफुल है। तो सेकंड दिया हुआ है, ये सही हो सकता है। अभी नेक्स्ट ऑप्शन पे भी अपन चर्चा करते हैं। वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो। तो जब आंतरिक रूप से बच्चा अभिप्रेरित होगा तो उसमें तो कोई कठिनाई होगी नहीं सीखने में, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, सामाजिक संदर्भ में हो, ये भी सही है। अधिगम तो सामाजिक संदर्भ में ही होना चाहिए। विषय वस्तु के बहुरूपों में प्रस्तुत किया जाए, ये भी सही है। तो अपन से क्या पूछा था कि बच्चों को सीखने में कब कठिनाई होती है? तो सीखने में कब होगी? जब इंफॉर्मेशन एक सही वे में नहीं होगी तो बच्चों को सीखने में क्या होगी? कठिनाई होगी। तो इसका राइट आंसर क्या है? 1, 23 का पहला सही आंसर है। अब नेक्स्ट है अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? उच्च उत्तेजना, उच्च भय। अब बच्चे में उच्च उत्तेजना होगी और उच्च भय होगा तो भी कोई काम का नहीं है। बच्चा सीखने के लिए डर रहा है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। नेक्स्ट है निम्न उत्तेजना और उच्च भय। उत्तेजना भी निम्न हो गई है, सीखने के लिए कुछ है ही नहीं, मन में उमंग नहीं है, और भय भी लग रहा है, तो भी ये भी गलत हो गया। अब उत्तेजना संतुलित है और भय भी नहीं है, तो ये ऑप्शन सही हो गया। तो 24 का थर्ड। अधिगम की संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती। दूसरा, बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं। तीसरा, बच्चे सक्रिय भूमिका रखते हैं। बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्यपुस्तक पर निर्भर रहते हैं। आपको ये पता है कि प्याजे ने बोला है कि बच्चे अपने ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं, तो बच्चे कोई भूमिका नहीं रखते,
ये तो गलत हो गया आपका। बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पे निर्भर रहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और चौथा है कि बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तक पर निर्भर रहते हैं, ये भी गलत है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं ज्ञान को अर्जन करने में या ज्ञान की संरचना करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? पहला ऑप्शन है योग्यता सुधार है, दूसरा है योग्यता अटल है, तीसरा है प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, असफलता अनियंत्रित है। तो ये तो गलत है कि असफलता को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो आप जरूर सफल होंगे, तो आप उसको फेलियर को कंट्रोल कर सकते हैं, ये भी गलत है। प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों नहीं पड़ता? हर बार प्रयासों से गलती की पुनरावृत्ति कम हो जाती है, ये भी गलत। योग्यता अटल है, ये भी गलत है। एबिलिटी कभी फिक्स नहीं होती, हमेशा अपन सीखते रहते हैं और वो बढ़ती रहती है। तो सबसे पहला ऑप्शन नंबर 1 ये सही आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? पहला ऑप्शन है प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं, दूसरा है पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, तीसरा है बारंबार परीक्षाएं, चौथा है अन्वेषण और संवाद। तो अंडरस्टैंडिंग को अच्छी करने के लिए, संकल्पनात्मक समझ को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को? पहला ऑप्शन है प्रतिस्पर्धा आधारित, तो ये तो गलत हो गया। कंपटीशन से कोई संकल्पनात्मक समझ नहीं बढ़ेगी। पाठ्य पुस्तक ही पढ़ने से कोई समझ नहीं बढ़ेगी। बार बार परीक्षा से भी कुछ नहीं होगा। पर संकल्पनाओं के बारे में कैसे पता चलेगा? अन्वेषण और संवाद। जब हम बात करेंगे तो आपके में क्या इंप्रूव होगा? संकल्पनात्मक समझ की क्या होगी? बढ़ोतरी होगी। एक कार्य के दौरान, नेक्स्ट है 28, एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य को किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइस्की के अनुसार भाषा चिंतन के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है? जब भी लेव वाइस्की आए या जीन पियाजे आए, तो बच्चा जो स्वयं से जो बात करता है, जीन पियाजे ने उसे अहम केंद्रित वाक्य बोला है और लेव वाइस्की ने उसे स्वनियमन यस सेल्फ रेगुलेशन टॉक बोला है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि लेव वाइस्की आए तो स्व केंद्रित पे आप लगाएंगे, और यदि जीन पियाजे आए तो आत्म केंद्रित पे आप लगाएंगे कि बच्चा ईगोसेंट्रिक होता है। तो आप यहाँ लेव वाइस्की देख के आप याद रख सकते हैं कि बच्चा जो बात कर रहा है, इसका ऑप्शन नंबर होगा 2। नेक्स्ट है, मूल्यांकन त्रुटियों का लक्ष्य होना चाहिए। विद्यार्थियों को नामांकित करना, योग्यता आधारित समूह में विद्यार्थी को विभाजित करना,
तीसरा है विद्यार्थियों की जरूरत एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। चौथा है पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना। विद्यार्थियों को नामांकित करने के लिए मूल्यांकन पद्धति नहीं की जाती है, तो ये तो गलत हो गया आपका। मूल्यांकन पद्धति का लक्ष्य होना चाहिए विद्यार्थियों को नामांकित करने में, योग्यता आधारित समूह में विद्यार्थियों को विभाजित करने में। तो विद्यार्थियों को नामांकित करने के लिए, लेबल लगाने के लिए तो मूल्यांकन होता नहीं है। समूह में विभाजित करने के लिए भी मूल्यांकन नहीं होता है। विद्यार्थियों की जरूरत एवं आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए ये हो सकता है। पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों की पहचान करने के लिए ये भी गलत है। तो बेस्ट आंसर कौन सा है? ये विद्यार्थियों की जरूरत का अपन पहचान करेंगे मूल्यांकन से कि बच्चा कहाँ गलती कर रहा है, और फिर उस गलती को, उस नीड्स को, उसकी जरूरत को के हिसाब से अपन उसका उपचार करेंगे या आवश्यकता की पहचान करेंगे। नेक्स्ट है, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है? केवल आनुवंशिकता पर, केवल पर्यावरण पर, थर्ड है ना आनुवंशिकता पर ना पर्यावरण पर, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। तो आपको पता है कि जो भी व्यक्ति है वो किसका परिणाम है? आनुवंशिकता और पर्यावरण का पारस्परिक परिणाम है। तो इसका सही आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेशन में कमेंट्स करके जरूर बताइए। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत जरूरी है, वो मुझे मोटिवेशन देंगे ताकि मैं आपके लिए ये सीरीज कंटिन्यू रख सकूं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आपका लाइक एंड सब्सक्राइब मेरे मोटिवेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और आपकी कोई भी वीडियो से रिलेटेड क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेशन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका डाउट क्लियर करूँगी, या फिर आपका कोई भी जो टॉपिक है जो आप उस पर वीडियो चाहते हैं तो वो मुझे कमेंट सेशन में लिखिए। थैंक यू।